दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारा क्लास 12 का टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को हम कैसे डील करेंगे? पहला, इसको हम एक नोट्स तैयार किए हैं इस टॉपिक पे, तो पहले नोट्स से डिस्कशन करेंगे। वो नोट्स में एक्स्ट्रा बाहर से कुछ नहीं है। दूसरा, हम क्या करेंगे, नोट्स डिस्कशन करने के बाद हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसको भी एक एक लाइन पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो नोट्स से आपके दिमाग में कंसाइज बन जाएगा कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। दूसरा, जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको जितना समझ में आना चाहिए उससे ज़्यादा समझ में आएगा। और तीसरा, एक्स्ट्रा नॉलेज इसके बारे में देंगे जो मेनली एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। एक्स्ट्रा बकवास कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो इससे रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आते हैं, सबसे पहले पढ़ाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या समझते हैं? हेल्थ का हिंदी होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब क्या? टोटल वेल बीइंग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बिहेवियर। मतलब आप सिर्फ फिजिकली नहीं फिट रहिए, इमोशनली और बिहेवियरली तीनों में अगर फिट कहलाइएगा तभी आप हेल्दी पर्सन कहलाइएगा। रिप्रोडक्टिव मतलब क्या होता है? प्रजनन। रिप्रोडक्शन के टाइम में या रिप्रोडक्टिव फेज में आपका क्या होना? हेल्दी होना। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो गया? टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताती हूँ, जो हमारा इंडिया है वो रिप्रोडक्शन में मतलब पॉपुलेशन के क्षेत्र में सेकंड नंबर पे आता है। क्या ये बहुत प्राउड की बात है? नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि इतना हमारा पॉपुलेशन बढ़े। क्यों नहीं चाहते? बढ़ ही तो रहा है, कुछ घट तो नहीं रहा। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसके बाद पॉवर्टी बढ़ेगा, एजुकेशन कमेगा। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये तो दुखी की बात है। अब एक खुशखबरी क्या है? हमारा इंडिया एक ऐसा पहला कंट्री है जिस पे सबसे बड़ा पहल किया है, मतलब कि पहल किया है। सबसे पहले कौन सा? इस बात पे हमारा इंडिया। तो उस प्रोग्राम का क्या नाम है? उस प्रोग्राम का नाम है RCH। अब RCH से तो आप नहीं समझ पाए। रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। RCH का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें हमें क्या क्या की जानकारी मिलती है? इसमें हमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज, चाइल्ड केयर कैसे किया जाता है, लैक्टेटिंग मदर का केयर कैसे किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा है। देखिए, इससे क्या होगा, मदर का केयर किया जाएगा तो जो मदर मरती थी प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद, या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए प्रेगनेंसी में, तो उसके कारण जो मदर का मॉर्टेलिटी रेट था वो कम हो जाएगा। इन्फेंट का मॉर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बच्चे हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, और क्यों ज़रूरी है? तो पहला तो अवेयरनेस के लिए। ठीक है, दूसरा, हमारे इंडिया में लोग क्या करते हैं ना, रिप्रोडक्शन के बारे में या रिप्रोडक्शन रिलेटेड इशू के बारे में बात करने में शर्माते हैं, झिझकते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हमारे इंडिया में क्या किया है, इस टॉपिक को एक चैप्टर बना के डाल दिया है, जिससे कि क्या हो, बच्चे को, टीनेजर को, एडोलसेंस को इसके बारे में पहले से ही जानकारी रखें और वो सेफ्टी रखें। ठीक है, जिससे कि जो वुमेन है या जो फीमेल है उनका मॉर्टेलिटी रेट कम है और हेल्थ केयर सही हो, बच्चा सही सलामत और हेल्दी रहे। ठीक है, ऊपर से पॉपुलेशन काबू करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके बारे में हम चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी इसमें डिस्कशन किया गया है। और इसका एक और काम किया गया है, इसको इसलिए बताया गया ना, जिससे कि एमनियोसिंथेसिस, स्टॉप मिस यूज ऑफ
एमनियोसेंथेसिस। अब ये एमनियोसेंथेसिस होता क्या है आपको पता है ना? ऐसे कहते हैं ना, बच्चेदानी में क्या होता है, पानी रहता है। तो हमारा ये मान लीजिए कि फीटस है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग रहता है जिसको क्या कहते हैं, एमनियन। यही सिक्रिएट करता है एक फ्लूइड जिसको अमनियोटिक फ्लूइड, जिसको आप आसानी भाषा में समझिए, जो बच्चेदानी में पानी रहता है। तो पहले हम क्या करते थे ना, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पताओ सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, ये सब का पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इंजेक्शन से यही फ्लूइड निकालते थे। फ्लूइड का क्या नाम है, एमनियोटिक फ्लूइड निकालते थे। और इसके साथ साथ बच्चे का कुछ सेल भी आ जाता था, जिससे हमें पता चल जाता था कि इसमें क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है या नहीं है। तो हम इसको, ये तो अच्छी बात है, पता चल जाता है, तो इसको स्टॉप क्यों कर दिया गया, ये इंडिया में स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि इससे सेल बच्चे का निकला, जिससे ये भी पता चल सकता है ये जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, जिससे फीमेल क्या हो गया, एबॉर्शन ज़्यादा होने लगा। बच्चे का पता करके अगर लड़कियां रहती है तो एबॉर्शन करवा लेते हैं, तो यही मिस यूज होने लगा इस प्रोसेस का। तो इंडिया में ये स्टॉप कर दिया गया ताकि ये फीमेल को बचा सके। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और खुशखबरी की बात है, ठीक है, क्या है, हमारा जो इंडिया है ये फर्स्ट कंट्री है, ये बाद में बताने की बात थी लेकिन बता देती हूँ, जो नन स्टेरॉयडल, नन हार्मोनल क्या हुआ, कंट्रासेप्टिव पिल्स बनाया, जिसका क्या नाम है, आप मेनली सुनते रहते होंगे, सहेली। सहेली क्या है, नन स्टेरॉयडल और नन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। ये किसके द्वारा बनाया गया, लखनऊ में बनाया गया, CDRI में। ठीक है, याद हो गया। अब चलिए चैप्टर पे आते हैं। तो मेजर टास्क क्या क्या होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का, तो यह भी बता दिए। पहला क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस, रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में पता रहना। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अब जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड या पैड के बारे में डिस्कशन करना आम हो गया, लेकिन पहले पैड, सैनिटरी पैड लेने जाते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाते थे, या कंडोम यूज करना इजी हो गया, वो इजीली जाके दुकान में ले सकते हैं, लेकिन पहले ये इतना इजी नहीं था जितना अब इजी हो गया है। ठीक है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड मार्शल सपोर्ट। ये जो होता है ना, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये क्या करता है, हमारे सोसाइटी को अंदर से मजबूत कर रहा है और एक दूसरे के में बात करने के लिए जागरूकता कर रहा है। क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी पढ़ाया जाता है, जिसके कारण जो जैसे मेंस के टाइम में क्या होता है, बहुत पेन होता है, वुमेन चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो मेल को पता है कि ये इस कारण कर रही है, तो क्या होगा, वो उसको सपोर्ट करेगा। नहीं तो क्या होता था, उन लोगों को लगता था कि अरे ये तो लड़कियां दिन भर नखरे ही करते रहती है। ठीक है, अब एमनियोसिंथेसिस, इसको मैं पढ़ाने से पहले इसका पिक्चर दिखाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या है, एक प्रीनेटल, प्रीनेटल मतलब जन्म के पहले का एक टेस्ट है, जिसमें क्या किया जाता है, ये हमारा क्या है, फीटस है। फीटस के चारों तरफ एक कवरिंग होता है जिसको एमनियन कहते हैं, वो सेक्रिएट करता है जो फ्लूइड, उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं ना, पचतानी में पानी होता है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड को ही वो पानी कहा जाता है। उसमें क्या किया जाता है ना, नीडल के द्वारा वो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाला जाता है, और फिर उसका यूज क्या में होता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर में। ठीक है, क्या में, जेनेटिक डिसऑर्डर में चेक करने के लिए यूज होता है, जैसे कि एडवार्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पताओ सिंड्रोम है कि नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके साथ सेल भी आ जाते हैं फीटस से, जिसके कारण क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि ये
लड़का है कि लड़की है, तो इसका मिसयूज होने लगा। तो अभी मिसयूज का नहीं, एमनियोसिंथेसिस क्या है, एमनियो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड और सिंथेसिस मतलब पियर्सिंग, पियर्स करके जो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है और जो चेक किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, एमनियो सिंथेसिस। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर एन होगा। एमनियोटिक फ्लूइड मेनली डेवलपिंग फीटस से निकाला जाता है और एनालाइज किया जाता है कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, फिलिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, और लेकिन ये क्या हो गया, इंडिया में अब बैन हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका यूज सेक्स डिटर्मिनेशन में हो रहा है। ठीक है, अब ये सहेली के बारे में भी पहले ही बता दिए हैं, ये सब आगे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में पहले कुछ पॉइंट दिया हुआ है इम्पोर्टेंट, तो वही इसलिए पहले दिए, नहीं तो चैप्टर में लेके आते। चाहे सहेली के बारे में भी क्या बताए थे, ये नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जो वुमेन क्या होती है वो मुंह से लेती है, मुंह से लेने को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। ठीक है, ये मेनली इंडिया में डेवलप्ड हुआ है, लखनऊ में हुआ है, लखनऊ में भी कहा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि डबल रिवीजन हो गया है। ठीक है, ओवरकम एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम मोटिवेट करते हैं कि आप 5-5 बच्चे क्यों रखिएगा। आप पहले जितने भी सुनिएगा ना, अरे उसके तो 9 बच्चे थे, उसके 5 बच्चे थे, जिसके कारण ही हमारा कंट्री का पॉपुलेशन सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आ गया है। तो उस ग्रोइंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी हम कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं। ये सेफ होता है, इससे कोई भी ना पेरेंट्स को कोई भी हानि नहीं होती है। ठीक है, और एक स्लोगन दिया गया, ये हमारे इंडिया के द्वारा ही दिया गया है, हम दो हमारे दो। ये स्लोगन याद रखिएगा कि कौन सा ये स्लोगन है जो ग्रोइंग पॉपुलेशन को टैकल करने के लिए दिया गया है। कौन सा, हम दो हमारे दो। ठीक है, अब क्या होता है, मेरे जो मैरिज एज है वो भी फीमेल का और मेल का फिक्स कर दिया गया है, बाल विवाह पे रोक कर दिया गया है। इस एज से पहले अगर शादी कीजिएगा तो वो बाल विवाह में आएगा। तो फीमेल के लिए 18 ईयर्स, ये क्वेश्चन में आ चुका है कि मैरिज एज क्या होता है फीमेल के लिए, तो 18 साल, और मेल के लिए क्या होता है 21 साल। ठीक है, इंसेटिव्स गिवन टू कपल्स फॉर अ स्मॉल फैमिली, हमेशा ये स्मॉल फैमिली बनाने के लिए कपल्स को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। जब भी वो नर्सिंग सेंटर में जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है और ऊपर से आजकल जितने खर्चे हो रहे हैं तो 2 बच्चे ही अच्छे होते हैं। ठीक है, आइडियल कंट्रासेप्टिव किसको कहते हैं, तो आइडियल कंट्रासेप्टिव जो मेनली यूजर फ्रेंडली हो, मतलब आसानी से लगा सके, आसानी से मिल सके। कोई भी चीज़ आइडियल कब होगा, अब वो बहुत मुश्किल से मिल रहा है, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वो आइडियल तो नहीं होगा। आइडियल कहने का क्या मतलब है, जो आप इजीली खरीद लें, जितना पैसा आपके पास है उतना में वो अवेलेबल हो, हर जगह मार्केट में मिले, इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट कम हो, और उसको जैसे सेक्स करते समय जो डिजायरेशन होता है उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे, तो यूजर फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव हो, ये उसका लिस्ट साइड इफ़ेक्ट हो, और क्या हो, सेक्सुअल डिजायर में कोई भी इंटरफेयर ना करे। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है ना, इसको पहले बात देते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन 2 तरह का होता है, एक तो टेम्प्रोरी, टेम्प्रोरी कहने का मतलब क्या है, वो थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, और दूसरा होता है परमानेंट, जो हमेशा के लिए होता है। ठीक है, तो टेम्प्रोरी के अंदर कौन कौन सा आएगा, RARY, एक तो होगा बैरियर मेथड। कौन सा मेथड, बैरियर मेथड। इसमें क्या होता है, हम रास्ता रोकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा नेचुरल मेथड। हमारा शरीर कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं उसमें जिसके कारण क्या होता है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम नहीं मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है वुमेन। तीसरा है इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। चौथा है एस्टेरॉयडल
कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, परमानेंट में कौन सा आएगा? तो परमानेंट मेनली सर्जरी करके ही होता है। फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें ऑक्लूजन किया जाता है, और मेल में क्या होता है? वैसेक्टोमी। ठीक है, वाइज डिफरेंस जिसको जो होता है उसको क्या कर दिया जाता है? काट के अलग कर दिया जाता है, जिसके कारण स्पर्म जो टेस्टिस में बनता है वो नहीं जा पाता है किधर? तो पेनिस में, जिसके कारण इजाकुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण इजाकुलेशन में स्पर्म नहीं आता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये क्या है? एक अच्छा मेथड है, ये परमानेंट मेथड में आता है। अब अगले वीडियो में हम नेचुरल मेथड लेके आएंगे। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।